देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का उत्तक पढ़ रहे हैं। उत्तक में हम लोग कहा जंतु उत्तक के प्रकार पढ़े। तो जंतु उत्तक में हमने देखे जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या था एपिथेलियम उत्तक, दूसरा क्या था हमारा संयोजी उत्तक, तीसरा हमारा क्या था पेशीय उत्तक, और चौथा का हमारा तंत्रिका उत्तक यानी नर्व टिश्यू। ठीक है, तो पहला उत्तक हम लोग पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि एपिथेलियम उत्तक क्या होता है। तो हम बताए थे कि अब शरीर का जो हमारा जो अंग है, तो उस अंगों का जो सबसे बाहरी उत्तक रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। ठीक है, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियम उत्तक के प्रकार। देखो संरचना और कार्य के आधार पर एपिथेलियम उत्तक 6 प्रकार के होते हैं। कब प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ये हम बताए थे। एक बात और तुम लोग को हम बताए थे कि जो ये एपिथेलियम उत्तक है यह शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह का पाया जाता है, और वहाँ पर वो अलग अलग कार्य करता है। उस आधार पर उसे अलग अलग नाम से वहाँ पर जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो एपिथेलियम उत्तक क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके का पाया जाता है, यानी उसका आकृति अलग अलग होगा, उसकी स्थिति उपस्थिति जो है कैसे है वो भी अलग अलग होगा, और वो अलग अलग कार्य क्या करता है संपन्न करता है, और उस हिसाब से उसका नामकरण भी अलग अलग होता है। बात समझ रहा है? चलो अब हम लोग एपिथेलियम उत्तक के जो 6 प्रकार के उनको बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार में तो पूरा 8 नहीं पाएगा, जितना 8 है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद अगला वाला अगले बार में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे एपिथेलियम उत्तक के प्रकार। तो क्या होता है संरचना एवं कार्य के आधार पर एपिथेलियम उत्तक का प्रकार होते हैं 6 प्रकार के। क्या प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। चलो सबसे पहला हमारा पट्टीदार उत्तक। सबसे पहला क्या हमारा पट्टीदार उत्तक। पट्टीदार को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या है नाम इसका? स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू इंग्लिश से मतलब नहीं है। ठीक है, पट्टीदार उपकला उत्तक क्या होते हैं? स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, स्क्यूमस नाम है इसका, स्क्यूमस एपिथेलियम। एपिथेलियम बाकी वही चीज है, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। चलो अब इसका हम लोग देखें। देखो ये उत्तक का नाम है पूरा इधर, और यहाँ पर उसकी संरचना है, फिर उसका उपस्थिति है कि भाई कहाँ हमारे शरीर के अंग में कहाँ पर उपस्थित रहता है और वह क्या कार्य करता है। ठीक है, तो पहला हमारा है एक पट्टीदार उत्तक यानी स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। यह क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है? देखो ध्यान से, इसका जैसे क्या होता है, जैसे समझो जैसे हम कहें यह हमारा डस्ट एक तरह से कपड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखो यह एक लेयर है। क्या है? एक लेयर है। इसका छूट जा छूट जा छूट जा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये एक लेयर है ऐसे करके। तो यहाँ पर ये एक लेयर ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ना, इसी को ऐसे करके ऐसे फैला दे, ये ऐसे फैला दे, तो बस एक ही लेयर दिख रहा है। इसी तरह लेयर में रहता है कौन? स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू या पट्टीदार उत्तक। दिख रहा है एकदम पट्टी टाइप का, एकदम एक लेयर बस रहता है। कट लेयर रहता है, एक लेयर रहता है। तो यहाँ पर तुमको एक लेयर दिख भी रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक लेयर ही दिख रहा है। तो क्या होता है, ये एक लेयर में ऐसे रहता है, एक एक कोशिका रहेंगी, और कोशिका में केंद्रक रहेगा, ऐसे करके पूरा एक लेयर में फैला रहता है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग? पट्टीदार उत्तक। क्या बोलते हैं? पट्टीदार उत्तक। इसकी संरचना कैसे होती है? कहोगे एक ही लेयर में रहता है। कैसे रहता है? एक लेयर होती है, और पतली रहती है। कैसे होती है? पतली लेयर होती है। उपस्थिति कहाँ पर उपस्थित है? ध्यान से समझो, यह त्वचा की बाह्यतम परत में। ध्यान सुनना, इस पहला का पट्टीदार उत्तक त्वचा की बाह्यतम परत में रहता है, जबकि स्तरित उपकला उत्तक या त्वचा की आंतरिक परत में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो क्या उपकला उत्तक कहाँ रहता है? त्वचा की बाह्यतम परत में उपस्थित रहता है। इसके अलावा क्या रहता है? हमारा जो मुख गुहा है और नासा गुहा है, उसकी श्लेष्मक झिल्ली। श्लेष्मक झिल्ली मतलब ऐसे समझो, ऐसे मुंह है तो मुंह खोलोगे तो इसके अंदर क्या होगा? लेयर रहेगा। क्या है? लेयर है ना। तो इसी लेयर में पाया जाता है कौन? पट्टीदार उत्तक। कौन पाया जाता है? पट्टीदार उत्तक। कहाँ बताओगे? तो यह त्वचा की बाह्यतम परत में उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है? त्वचा की बाह्यतम परत में, मुख गुहा तथा नासा गुहा की श्लेष्मक झिल्ली में। मुख गुहा तथा नासा गुहा की श्लेष्मक झिल्ली में उपस्थित रहता है। कौन? पट्टीदार उत्तक। इसका क्या कार्य रहता है? समझो ध्यान से। सबसे पहला हमारा जो त्वचा है, त्वचा की बाह्यतम परत में रहता है, तो किससे बचाता है हम लोग को? कीटाणुओं से बचाता है। किससे? कीटाणुओं से। आघात से बचाता है। किससे बचाता है? आघात से बचाता है। और समझो हमारे मुख के अंदर क्या होते हैं? मुख के अंदर क्या होता है? ऐसे कुछ क्या होते हैं? केमिकल जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ से कभी कभी जब उल्टी होता है तो कुछ हमारे मुंह में कुछ रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं। कहाँ से? आमाशय से। और वो रासायनिक पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे रहते हैं? कभी कभी उल्टी आते देखो मुंह में क्या जाए तो खट्टा लगता है,
खट्टा लगता है कि नहीं, तो वो अम्लीय पदार्थ है। क्या है? अम्लीय पदार्थ है। इंग्लिश में कहते हो एसिड है। क्या है? एसिड है। अब बता, एसिड से हमारा मुख गुहा जल जाएगा, मुख गुहा जल जाएगा, तो उस मुख गुहा को, मुख गुहा में अंगों को बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए कौन काम करता है? तो भाई यही त्वचा क्या होता है, मुख गुहा, नासा गुहा में श्लेष्मा झिल्ली रहती है, यही हम लोग को बचा लेती है। ये हम लोग क्या करती है, हमारे अंगों को बचा लेती है। तो कीटाणुओं से बचाता है, आघात से बचा देता है, हानिकारक रसायन से भी बचाता है। ठीक है, समझ में आया? मुख गुहा में नासा गुहा प्रेजेंट है और वहीं पर आ जाता है, तो उससे हम लोग बचा लेता है। कौन? पट्टीदार ऊतक। कौन है? पट्टीदार ऊतक। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? अब सेम इसी पट्टीदार ऊतक का एडवांस फॉर्म, जैसे पट्टीदार ऊतक एक लेयर में रहता है, अब कई लेयर लग जाए, एक लेयर के साथ कई लेयर लग जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? स्तरित। क्या बोलेंगे? स्तरित। क्या बोलेंगे? स्तरित। इंग्लिश में से बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। यह कई लेयर में रहता है। कैसा रहता है? कई लेयर में। देख रहे हो तुम लोग, ये 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है। तो 2D फिगर में हम बस केवल एक तरह से हम दिखा रहे हैं, ऐसे मान लेते हम ऐसे दिखाएं तुम लोग को, ठीक है, ऐसे दिखाएं, तो यहाँ पर ये है, ऐसे दिखा दिए। इसको अगर ऐसे करके उल्टे ना, तो ऐसे दिखेगा तुम्हें, एकदम चटाई टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? चटाई टाइप का। तो ये पट्टी टाइप का, जैसे तुम लोग फाल लगाते हो, तो फाल नहीं इससे दिखता है, तो फाल को इसे लगा दो कुछ दिखाई देगा नहीं, फाल को इसे चढ़ा तो नहीं लगता बड़ा। साड़ी टाइप का, साड़ी इसे है, इसको इसे चढ़ा तो पूरा ऐसे एकदम पट्टी टाइप का लगता है, तो इस तरह होता है पट्टीदार ऊतक। अब इसी तरह हमारा क्या है, कई स्तर में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कई पट्टियों में, कई लेयर में रहता है। कौन? हमारा स्तरित उपकला ऊतक। अगर इसको इससे करके देखेंगे तो ऐसे बस दिखेगा, ऐसे दिखेगा, लेकिन कई लेयर में। एक ये लेयर पीछे अंदर तक भी है, ये लेयर पीछे भी अंदर तक है, ये लेयर पीछे भी अंदर तक है। इस तरह कई लेयर में बटा हुआ, कई लेयर में बटा हुआ। इसे क्या होता है? स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक। ये कहा था त्वचा की बाह्यतम परत में, त्वचा की आंतरिक परत में, त्वचा की आंतरिक परत में। तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख दोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना दोगे, क्या होता है? नेत्र की कॉर्निया में, नेत्र की कॉर्निया में। बात समझ में आया? स्तरित उपकला ऊतक कहाँ रहता है? नेत्र की कॉर्निया में। लिख लेना, आएगा एमसीक्यू में, नेत्र की कॉर्निया में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? तो क्या बताओगे? स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक। ठीक है, अच्छा बता, यह भी त्वचा में पाया जाता है, यह भी कहाँ पाता है? त्वचा के आंतरिक परत में रहता है। तो इसका भी मुख्य कार्य क्या रहेगा? सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। दोनों उपकला ऊतक समझ में आ गया? पहला पट्टीदार ऊतक। पट्टीदार ऊतक की संरचना कैसी है? तो कहोगे क्या? इस तरह से एक थीन लेयर टाइप में, क्या है? कोशिकाओं का समूह है, एक पतला लेयर बनाया हुआ, पतला लेयर बनाया हुआ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इस पट्टीदार ऊतक। पट्टीदार ऊतक कहाँ उपस्थित है? तो त्वचा की बाह्यतम परत में, त्वचा की बाह्यतम परत में, मुख गुहा तथा नासा गुहा की श्लेष्मक झिल्ली में। कार्य क्या है? तो आघात से बचाना, कीटाणुओं से बचाना और हानिकारक रसायनों से बचाना। कोई दिक्कत? दूसरा हमारा क्या है? स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक क्या होता है? यह कोशिकाओं के ऐसे ऐसे समूह, ऐसे ऐसे क्या होता है? लेयर बना के रहता है, लेयर बना के रहता है, कई स्तर में रहता है। समझो क्या चीज? कई स्तर में रहता है, कई स्तर में रहता है, एक स्तर। अच्छा, तो पट्टीदार एक स्तर में रहता है, और जबकि स्तरित उपकला ऊतक कई स्तर में रहता है, कई स्तर में रहता है। ठीक है, मल्टी लेयर में। क्या बोलोगे? मल्टी लेयर में रहता है। ठीक है, इसका कहाँ रहता है? त्वचा की आंतरिक परत में और मानव नेत्र की कॉर्निया में, मानव नेत्र की कॉर्निया में। और कार्य से सुरक्षा प्रदान करना। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? घनाभ उपकला ऊतक। घनाभ का मतलब होता है, जैसे हम कहें, तुम लोग ये चौक का डब्बा देख रहे हो, ये चौक का डब्बा, ये चौक का डब्बा कैसा है जी? घनाभ का है। कैसा है? ये बंद, ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? घनाभ दिख रहा है। ठीक, घनाभ करने का मतलब कि इसका ऊंचाई भी है, इसका लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। क्या है? दिख रहा है? चौड़ाई है, ऊंचाई है और लंबाई है। तो ऐसा कोई फिगर रहेगा तो उसे क्या बोले हम लोग? घनाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनाभ। इसका मतलब यह है, इस उपकला ऊतक के में जो कोशिकाएं हैं उनका आकृति कैसा होगा? घनाभ आकृति होगा। कैसा होगा? घनाभ आकृति। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 3D फिगर बनाने की कोशिश किए हैं। यहाँ से ऐसे हल्का से ऐसे दिख रहा है, ये वाला किए हैं ऐसे करके, दिख रहा है कि नहीं? इस तरह घनाभ शेप में पाया जाता है। कौन? घनाभ उपकला ऊतक की कोशिकाएं किस फॉर्म में रहती हैं?
तो घनाभ की आकृति में रहती है। किस आकृति में रहती है? घनाभ आकृति में रहती है। यह कहाँ पर पाता है? तो लार ग्रंथियों में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब स्टार बनाते चलो। कहाँ पाता है? लार ग्रंथियों में। लार ग्रंथियां क्या रहती हैं? तो क्या बताओगे? हमारे यहाँ पे गर्दन के ऊपर एक पेयर में ग्रंथियां होती है जो किसका स्त्रावण करती है? लार का स्त्रावण करती है। किसका? लार का स्त्रावण करती है। ठीक है, किसका स्त्रावण करती है? लार का। ये 2 ग्रंथियां हैं जो किसका स्त्रावण करती है? लार का स्त्रावण करती है। और ये लार क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। और एक मतलब लार का तो और भी काम है, जैसे और क्या करता है? जब हम लोग कोई खाते हैं तो उसको क्या बनाता है? एक तरह से उसको लार उसमें मिला के उसको क्या बनाएगा? एकदम मुलायम बना देगा और फिसलने लायक एकदम बना देगा। कैसा बना देगा? फिसलने, कि हमारे यहाँ फूड पाइप में आराम से फिसल के चला जाए। कहाँ चल जाए? कभी तुम लोग खाना ना मिला लेना, उसके बाद हाथ में निकाल के चेक करना कैसा लगेगा, तो देखो एकदम फिसल, उस एकदम लार उसमें ना मिल जाएगा और एकदम फिसलने लायक बना देगा। एकदम कैसा बना देगा? फिसलने। तो इससे फूड पाइप हमारा भोजन नली में जाएगा तो सड़क के कहाँ चलेगा? नीचे। ठीक है, तो कहाँ पाता है? लार ग्रंथियों में। कहाँ पर? लार ग्रंथियों में। और कहाँ पाता है? गुर्दों में। कहाँ पर आता है? गुर्दों में, किडनी में। ठीक है, और भी कई ग्रंथियां हैं। तुम लोग को हम पिछले क्लास 8 में पढ़ाते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में कई ऐसी ग्रंथियां हैं जो क्या करते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से लोग पढ़े थे, अंतःस्रावित ग्रंथियां, अंतःस्रावण ग्रंथियां। इसी तरह कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो बाह्य स्त्रावण होती है। क्या होती है? बाह्य। हमारी लार ग्रंथि भी क्या इस तरह का ग्रंथि है? हमारी लार ग्रंथि भी क्या इस तरह का ग्रंथि है। तो इनमें अलग से कोई पाइप नहीं है। लार ग्रंथि निकला, फचफचा के फेंका, मुंह में पहुंचा, काम चालू हो गया। ठीक है, जबकि हमारा आंख भी क्या है? आंख में भी जो होता है आंसू निकलता है, वो एक तरह से ग्रंथि से निकलता है। हमारे हाथ शरीर से पसीना निकलता है, किससे निकलता है? ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, बात समझ रहा है? तो हमारे ब्रेन से भी जो आता है वो किससे भी आता है? तो ग्रंथि से स्त्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि नाम पढ़े थे ना? पीयूष ग्रंथि पढ़े थे। ठीक है, थैलमस ग्रंथि पढ़े थे। यहाँ पर थैमस ग्रंथि होता है। तो इस तरह से हाँ, एड्रेनल पढ़े थे हम लोग यहाँ पर। तो क्या बताओगे? लार ग्रंथियों में ये उपस्थित रहता है कौन? तो घनाभ, उपकला, उतक। ठीक है, गुर्दों में उपस्थित रहता है। और ग्रंथियों की वाहक ग्रंथियां क्या होती है? तो मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्राव ग्रंथियां थी वो डक्टलिस्ट, यानी उनके लिए अलग से कोई नलिका नहीं, तो डायरेक्ट खून में मिलकर पहुंचता था। लेकिन कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनके लिए अलग से क्या होते हैं? नलिकाएं होती है। अलग से क्या होती है? नलिका। उनका अपना अलग रास्ता रहता है। तो वे ग्रंथियां जिनके पास अलग से क्या होती है? नलिकाएं होती हैं, बाह्य स्त्रावण ग्रंथियां जिनके पास अलग से नलिकाएं रहती है, तो उनकी नलिकाओं में उपस्थित रहता है कौन? ग्रंथि वाहक के नलिकाओं में उपस्थित रहता है कौन? तो कहोगे घनाभ, उपकला, उतक। घनाभ, उपकला, उतक। देख रहे हो कितना एकदम जबरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मान करके। ठीक है, घनाभ, उपकला, उतक कहाँ पर? लार ग्रंथियों में। कहाँ पर? गुर्दों में। और ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में, ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में उपस्थित रहता है कौन? घनाभ, उपकला, उतक। कार्य क्या करता है? तो भाई लार ग्रंथि में है, गुर्दों में है, ग्रंथि की वाहक नलिका स्त्रावण का काम करेगा। क्या काम करेगा? स्त्रावण। किडनी में क्या काम करेगा? तो कहोगे छानना का काम, फिल्टरेशन। किसका काम करेगा? फिल्टरेशन का। अब बताओ, ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में उपस्थित है तो भाई स्त्रावण का भी काम कर सकता है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? कि भाई उसका नलिकाएं टूटे ना, बिखरे ना, छेदा ना हो जाए। इन सभी में क्या करेगा? उसको यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करेगा। कौन? हमारा घनाभ, उपकला, उतक। समझ में आया पूरा? किसी को दिक्कत? बात समझ आ रहा है? कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसको अच्छे से एकदम लिख लो और लिख के जो हम बनाए स्टार, उसको स्टार बना लो। अब नेक्स्ट 3 हो गया, 3 अभी और बचा हुआ है।